In this video, we will see polity questions asked in 2018. 2018, there are total 19 questions. So you see already questions are varying in nature, means from 10 to 20, 23, depending on 15, 16. So here 2018 questions. First question, in India, a majority of members of Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislature. Yes, majority means except 12 members. 12 members who are nominated by President of India from different walks of life, for example, art, social work, and etc. So 12 are nominated, rest are elected. Every state is having different quota, means different number of seats. For example, UP has highest number of seats, 31, and some states are just having one seats. So first statement is correct. Then second, members of the Rajya Sabha elected by the state legislative assembly need to have their domicile in the concerned state. Domicile means they are voter or elector as in that state, but initially this was condition. अब पहले ये कंडीशन था, लेकिन अब ये कंडीशन रिमूव कर दिया गया है। तो आपके पास जिस समय क्वेश्चन पूछा था ये ऑलरेडी ये कंडीशन जो है क्राइटेरिया रिमूव कर दिया गया था। मींस आप किसी भी इंडिया के किसी भी जगह पे आप इलेक्टर हो, लेकिन राज्यसभा के मेंबर आप कहीं से भी हो सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट ये है कि सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू। ये देखो, जो सिक्किम है अभी भी सिक्किम में कुछ चीजें मान के चलो, डिफरेंट टाइप्स के डिमांड्स एंड अदर थिंग्स चलते रहते हैं। लेकिन इनिशियली सिक्किम जो था उसमें चोग्याल डायनेस्टी जो था वो रूल कर रहा था। तो पहले सिक्किम जो है वो आपका एसोसिएट स्टेट बना, यानी कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट उसको कहते हैं। तो जो एसोसिएट स्टेट या प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स जो ये बना, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत। और जो फुल फ्लेज्ड स्टेट बना वो कॉन्स्टिट्यूशन 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। लेकिन देखो इसमें आंसर जो है ऑब्वियसली यूपीएससी ने गलती से या जो भी है मिस प्रिंट या व्हाट्सएवर हुआ, ये आई डोंट नो, बट इसमें आंसर यूपीएससी ने ए दे रखा, लेकिन एक्चुअल में सी है। सो जो एसोसिएट स्टेट बना वो 35th के तहत, और इसी के तहत जो है आर्टिकल 2A ऐड किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और फुल स्टेट जो है इसके थ्रू बना। तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच one of the following judgments is associated with the primacy of the Chief Justice of India and the Collegium of Judges in the appointment and transfer of higher judiciary? हायर जुडिशरी में क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल जजेज की जो अपॉइंटमेंट होता है, तो उसमें जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, कॉलेजियम सिस्टम में एक तरह से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी प्राइमेसी, यानी कि वो मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन इट डजेंट मीन कि ऑल अदर जजेस अगेंस्ट होंगे तो अपॉइंटमेंट होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो उनको प्राइमेसी होता है। तो ये जो केस किससे संबंधित है, आप देखो जो ये आपका है कि कौन सा जजमेंट में ये एसोसिएटेड है। अब आप नहीं डायरेक्ट जानते हो तो उसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। केशवानंद भारती केस में जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। ओके, तो ये नहीं है। एसपी गुप्ता केस इसमें है। मेनका गांधी केस में फंडामेंटल राइट्स जो एक तरह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो से संबंधित ये आपका है। ओके, और दूसरा इनका जो पासपोर्ट था वो इम्पाउंड कर लिया गया था उसके संबंध में। एसआर मुंबई जो केस है वो उसके तहत जो है सेकुलरिज्म को फंडामेंट यानी कि बेसिक प्रिंसिपल माना गया था। तो ये एसपी गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ ये वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का केस में ऐसा किया गया। तो ये 3 का बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following constitutional amendment has enormously strengthened the power of the speaker or chairman of the house of the parliament or state legislature? ये क्या है कि जो पावर स्पीकर और चेयरमैन का, जो एक तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में, कि जो इनका स्पीकर या चेयरमैन हैं वो उनको एक्स्ट्रा पावर दिया गया इसके संबंध में।
तो देखो जस्ट इमेजिन करो कि 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आपका एज जो है वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया गया, तो इसमें स्पीकर को पावर मतलब से कोई ये नहीं है। एंटी डिफेक्शन को आप यदि स्ट्रॉन्ग करते हो, आप मजबूत करते हो, तो ऑब्वियसली है इसमें से इनको पावर मिलेगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है रिपीटिंग ऑफ मेनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट बाई 44th अमेंडमेंट। तो चूंकि 42nd अमेंडमेंट इमरजेंसी के ड्यूरेशन में आया था, तो कुछ जो उसके प्रोविजंस थे उसको 44th अमेंडमेंट में अमेंड कर दिया गया। नेक्स्ट आपका 73rd अमेंडमेंट दैट कन्फर्ड एक्सटेंसिव पावर ऑन पंचायत बॉडी। नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज द पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपका होते हैं 22 होते हैं, तो 15 + 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। पब्लिक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें भी ऐसे ही होते हैं। एस्टीमेट कमिटी में ओनली 30 मेंबर्स होते हैं, मतलब 30 मेंबर्स ओनली लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, सो शी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फाइंड ए मेंशन इन आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है, और 371 के जे में है, जो जो जे है उसमें कर्नाटक है। मध्य प्रदेश का कोई प्रोविजन नहीं है। तो 371 में आपका महाराष्ट्र और गुजरात, और 371 तो वो 370 ही है, उसमें जे में जो है वो आपका कर्नाटक से है, तो एमपी नहीं है, तो बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग देखोगे कि वो पीसी प्लानिंग कमीशन जो है उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। तो जैसे नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन था, वैसे ही नीति आयोग है। तो प्लानिंग कमीशन के हेड बाय एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते थे, पीएम होते थे, इसमें भी वही है। तो ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे, इसमें भी करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे, इसमें भी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statements about the Constitution of India is are correct? The objective resolution was moved by सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, जेएल नेहरू के द्वारा। Dr. Ambedkar served as the chairman of drafting committee in his capacity as the law minister। यस सही है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून के एक विशेषज्ञ थे, और कानून के साथ साथ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ये सब के भी विशेषज्ञ थे। तो उनको जो बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो चेयरमैन बनाया गया था, वो लॉ मिनिस्टर की हैसियत थे, वो लॉ मिनिस्टर थे। तो बाय वर्च्यू ऑफ लॉ मिनिस्टर वो तो बी आपका ओनली 2 करेक्ट है, 1 गलत है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के संबंध में कौन सा करेक्ट है। तो कह रहा इट वाज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड दिसंबर 1949। अब ये देखो एक्चुअल में दिसंबर 9 दिसंबर जो ये 1946 से स्टार्ट हुआ, और 26 नवंबर जो है वो आपका 1949 जो है उसमें बन के तैयार हो गया। अब यहाँ डाउट आपको लगेगा कि दिसंबर 1949 क्यों लिखा हुआ है। तो कुछ चीजें जो हैं ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें कंटिन्यूअस एडिशन ये रहता है, लेकिन हम वहाँ और चीजों को देखेंगे। फिलहाल के लिए आपका ये है। अब हम आगे देखें, द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डिस्कस्ड इन पब्लिक मीटिंग। नो, एक्चुअली प्राइवेट ग्रुप होता था, उस प्राइवेट ग्रुप में जो उनके ड्राफ्ट को डिस्कस किए जाते थे, ओके, जनसभा में नहीं किया जाता था ना कि पब्लिक मीटिंग में किया जा रहा है। तो सेकंड गलत है, सेकंड तो आपका डायरेक्ट गलत है। इट इज द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। नो, इट इज लॉन्गेस्ट, तो ये ऐसे गलत हो गया। नेक्स्ट, इट केम फुली इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 1949। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि जो मेन आपका आया एग्जिस्टेंस में वो 26 जनवरी को आया। ये इमीडिएटली कुछ ऑपरेशन ये फुल्ली करा, तो फुल्ली नहीं, कुछ प्रोविजंस जो थे वो आ गया, लेकिन ये नहीं। तो बेसिकली अब देखा जाए तो आपका उस आधार पे लोगे जो आपका लिखा हुआ रहा था कि 26 नवंबर को तक बना, तो उस आधार पे चारों आपके गलत है। लेकिन देखो इसमें भी दिसंबर 1949 का जिक्र किया जाता है, लेकिन उस आधार पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ए है, तो ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा कि ओवर
Which of the following the Lok Sabha and Rajya Sabha held joint sitting to resolve their differences? आर्टिकल 108 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन करता है कि कोई इशू है तो उस पर यदि दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा एग्री नहीं हो रहे हैं, उनमें डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो हम ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, जो ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है वो ओनली ऑर्डिनरी लॉ में है, यानी कि न तो मनी बिल में और न कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में है। तो डॉरी प्रोहिबिशन बिल यस, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल 1978 सही है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल यानी पोटा जो बना था अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था एक तरह से उनके टाइम में, फिर यूपीए गवर्नमेंट आई तो उसे रिपील कर दिया गया, तो इसमें किया गया था। तो 1 2 3 में किया गया था, 4 में नहीं है। द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट इसमें नहीं किया गया था, तो 1 2 3, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। Next, which one of the following commissions has not examined the issue of removal of governor of your state? तो जो गवर्नर ऑफ स्टेट है, तो गवर्नर के स्टेट जो हटाने के संबंध में कि किसी गवर्नर को किस सिचुएशन में हटाया जाए, हो गए। तो अब देखो, जो कमीशन आपका गवर्नर से रिलेटेड यानी सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित ये डिस्कस कर रहा, तो वो करेगा। तो सरकारिया कमीशन था। देखो ठक्कर कमीशन जो था, वो ठक्कर कमीशन ये आपका मनहर लाल, ये प्राणलाल ठक्कर थे, वो इंदिरा गांधी का जो एसेसिनेशन हो गया था उसके जांच के लिए था। तो ये ऑब्वियसली है, रिमूवल ऑफ गवर्नर के लिए क्यों करेगी, तो इसने नहीं किया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एम एन वेंकट चेलिया कमीशन जो था वो 50 ईयर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन के लागू हुए, जब कंप्लीट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एन वेंकटचेलिया के नेतृत्व में ये किया गया कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चल रहा ये ठीक है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। तो ऑब्वियसली इसने भी गवर्नर के संबंध में डिस्कस किया। और पंछी, पंछी को एक तरह से जो एम एम पुंछी या पंछी जो भी कह सकते हो, तो मदन मोहन मुंशी जो थे वो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे। तो उन्होंने जो है कि एक तरह से सरकारिया कमीशन में जो रिकमेंडेशन था उसको ही आगे बढ़ाया। तो इसमें बी जो है गवर्नर से संबंधित नहीं है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 8th शेड्यूल में कौन कौन से लैंग्वेज हैं? तो 22 लैंग्वेज हैं। इनिशियली आपके जो हैं ये 14 लैंग्वेज थे, फिर आपके 21st अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुए, फिर 71 के तहत ऐड हुए, फिर 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो टोटल 8 और ऐड हुए, तो आपके हो गए 22। तो अब इसमें से देखो, नेपाली है, कोंकणी है, तुलु नहीं है, तो तुलु इसमें नहीं है, संथाली है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है संथाली, उर्दू, कोंकणी और मैथिली ये है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो, भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, तो आपका या तो आप सारे जानो या एलिमिनेशन जानो, तो बी इसका आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following statements relating to the power of the president of India to grant pardon is not correct? Not correct कह रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल। ये सही है कि जहां कोर्ट मार्शल के थ्रू यदि पनिशमेंट दिया गया है तो उसको भी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास समाधान की शक्ति है, पार्डन कर सकते हैं। The pardon can grant, the president can grant pardon in all cases where sentence is a sentence of death. Yes, death sentences को वो commute कर सकते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, the court's power of judicial review is very limited in relation to the decision of the president on mercy petition. अब मान के चलो कि किसी को डेथ पेनल्टी दे दिया गया और कोर्ट जो है एक तरह से है कि हाँ डेथ पेनल्टी से मिलना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें माफ कर दिया, मान के चलो पार्डन कर दिया, तो उसके संबंध में फिर जो है जुडिशियल रिव्यू कोर्ट के पास लिमिटेड है कि ये नहीं एक तरह से कि किस आधार पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया, नहीं करना चाहिए था, ये इस संबंध में लिमिटेड पावर है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, द पावर टू ग्रांट पार्डन बाय द प्रेसिडेंट इज द पावर दैट द सोवरेन नेवर एक्सरसाइजेज अगेंस्ट इट्स ओन मैंडेट। ये कहता है नेवर एक्सरसाइजेज, इसका मतलब क्या है कि जो अपने स्वयं के न्यायिक आदेश यानी कि जो प्रेसिडेंट का समाधान करने की शक्ति है, तो जो उनके इन जनरल पावर है उसके अगेंस्ट कभी नहीं लाता है, नहीं। वो आप यदि कोर्ट ने एक तरह से इसको ऐसे समझो कि कोर्ट ने
पनिशमेंट दिया उस पर्सन को कि हाँ, जो हमें पार्डन करना चाहिए या इस केस में नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अपने सोवरेन हैं, वो उसमें अपने ऑन मैंडेट, जो प्रॉपर मैंडेट है उसके में विरुद्ध भी जा सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट ब्लैंडली वायलेट करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन उनका जो मैंडेट है वो, कि हाँ इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए या जो भी है, तो कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके ये में भी जा सकते हैं वो। तो डी इसमें गलत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पंचायत इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कह रहा है। मेंबर्स ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा, यस सही है। The election of panchayats are conducted by the state election commission, सही है। The central government may by law authorize a पंचायत to levy taxes, नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो सी आपका गलत है। एवरी पंचायत कंटिन्यूज फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वेनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। जब इलेक्शन हो गया तो उसके फर्स्ट मीटिंग के बाद जो है वो 5 year चलेगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, सी इसका गलत है, तो सी आंसर है। ओके। Next, which one of the following concerns has found a place in both fundamental duties and directive principle of a state policy? तो फंडामेंटल ड्यूटीज देखोगे कि बाद में ऐड हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, लेकिन डीपीएसपी आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो कह रहा है कि इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, तो सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी में है, तो ये दोनों में नहीं है। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये दोनों में है। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, ये भी आपका ये फंडामेंटल ड्यूटी में है। और प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरीके ये डीपीएसपी में है। और इनफैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रोविजन है अब आज की डेट में वो फंडामेंटल राइट में आ गया है, बहुत सारे प्रोविजंस। तो इसमें बी है। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का कौन पार्ट नहीं है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स है ये पार्ट। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये पार्ट है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये कह रहा है कि ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ये भी है। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटी में है, एफडी में है। तो ये डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका यूएसए आर डिफरेंट इन ऑल द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट, यानी कि जो चार दिए हुए हैं उसमें तीन में जो है वो इंडिया और अमेरिका का डिफरेंट है, लेकिन एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें दोनों में सिमिलरिटी है। तो आपको ये बताना है कि सिमिलरिटी इसमें कौन सा में है। तो स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस, इसमें डिसिमिलरिटी है, उसमें डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है डिफरेंट स्टेट्स हमने ऑलरेडी देखा कि के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। जैसे किसी में 31 है हाईएस्ट यूपी में, तो किसी में आपके 18 है, किसी में 16 है, किसी में 14 है, किसी में एक भी है। तो ये दोनों में तो अंतर है, तो ये आंसर नहीं होगा। ड्यूल सिटीजनशिप, इसमें भी अंतर है। अमेरिका में दो सिटीजनशिप ड्यूल सिटीजनशिप है, यानी कि एक स्टेट का सिटीजन है और दूसरा फेडरल सिटीजनशिप, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। तो इसमें भी ये दोनों में डिफरेंस है, तो ये आंसर नहीं होगा। ड्यूल सिस्टम ऑफ कोर्ट, इंडिया में जो कोर्ट है यूनिफाइड है, यानी कि कोर्ट सिस्टम सिंगल है कि लोअर से हायर में अपील जाएगा। लेकिन अमेरिका में जो है फेडरल कोर्ट अलग है और जो स्टेट के कोर्ट अलग है। तो ये भी आपका नहीं आंसर होगा। ड्यूल गवर्नमेंट, यस, ये एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक यूनियन गवर्नमेंट, तो वो अमेरिका में भी है, लेकिन किस टाइप का है ये चीटिंग, लेकिन ड्यूल गवर्नमेंट तो दोनों में है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिफर a मैटर बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो यदि आप देखोगे कि इमरजेंसी के ईरा में जब फखरुद्दीन अली अहमद जब भारत के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक तरह से इंदिरा गांधी ने की गवर्नमेंट ने जो कुछ लिखा वो उसको सिग्नेचर तुरंत कर दिया। तो इससे ये हुआ कि एटलीस्ट प्रेसिडेंट को वंस पावर होना चाहिए कि वो उस चीज को रिटर्न कर सकें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, कि भाई देखो इसमें से कुछ चीजें ऐसा लगता है आपको, या उसको क्लियरिफिकेशन करो तब हम सिग्नेचर करेंगे। ऑब्वियसली फिर से आप यदि कर देते हो तो प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। तो ए
नेक्स्ट आपका है अशोक मेहता कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो अशोक मेहता कमिटी जो है वो आपके 1977 में जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको अपॉइंट किया था, और फिर इन्होंने 1978 में ये रिकमेंडेशंस दिया। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित था। लेकिन अभी हमारे पास 3 टायर गवर्नमेंट है, लेकिन इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था वो 2 टायर दिया था। अभी हमारे पास 3 टायर है, लेकिन जिन स्टेट्स का पॉपुलेशन 20 लाख से कम है उसमें सेकंड टायर रखने की जरूरत नहीं, मतलब चाहे वो तो रख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं रख सकते हैं। और बाकी में 3 टायर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने, अशोक मेहता ने कहा कि नहीं, आप 2 टीयर्स ही रखो, एक तो जिला लेवल पे जिला पंचायत, और एक आप जिला परिषद, और एक आपका ब्लॉक लेवल पे पंचायत मंडल, ठीक है ना। तो वो आप ये मंडल पंचायत ये कह सकते हो। ओके, मंडल पंचायत का। तो ये बी हो गया। तो इसमें टोटल 19 क्वेश्चंस थे। ओके, सो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर टेलीग्राम नंबर, या इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और कंटिन्यू रहो, जितना इन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ओके, थैंक यू।